हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में आप सबका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एसी सर्किट के बारे में पूरी पढ़ाई पढ़वाई, आपको पूरा ज्ञान करवाया। आज का हम अपना टॉपिक ले रहे हैं प्रेरकत्व के बारे में, इंडक्टेंस, जिसमें हम आपको स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बारे में डिटेल से आपको समझाएंगे। ये आपके बोर्ड में आने वाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग स्वयं समझते होंगे। इस वीडियो में आप इनको समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको फिजिक्स के इंटरमीडिएट फिजिक्स के बोर्ड पेपर में आपको काफ़ी सुविधा होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरकत्व में सबसे पहले बात करते हैं हम स्वप्रेरकत्व की। स्वप्रेरकत्व हमारी दो चीज़ें होती हैं, सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, सबसे पहली बात तो ठीक है, स्वप्रेरकत्व है क्या। जैसे हमारी ये कुंडली है, इस कुंडली में यदि हम धारा में परिवर्तन करें तो इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये घटना, ये परिघटना हमारी क्या कहलाती है, स्वप्रेरकत्व कहलाती है। तो कह इस तरह सकते हैं, किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरकत्व कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं, स्वप्रेरण कह सकते हैं, और अच्छे में स्वप्रेरण। और अच्छी बात रही, स्वप्रेरकत्व और स्वप्रेरण गुणांक में कह सकते हैं हम उसको स्वप्रेरण। स्वप्रेरकत्व भी कह सकते हैं, स्वप्रेरण कहेंगे और इजी हमारे लिए रहेगा। ये बात समझ में आपके आ गई होगी। किसी, जैसे ये एक ही कुंडली हम लें, उसी कुंडली में, इस कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं या धारा में परिवर्तन करते हैं तो इसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण कहते हैं। अब आते हैं हम इसी में स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण तो हमको मालूम होना चाहिए, स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड पेपर के लिए है। स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक, जो आपको हम टॉपिक बता रहे हैं, बहुत समझने में बहुत सामान्य टॉपिक लगेंगे, इस ढंग से हम आपको समझाएंगे और बोर्ड में अवश्य आएंगे। स्वप्रेरण गुणांक को सीखने के लिए स्वप्रेरण के बारे में हम सीख गए। ये परिघटना है, घटना है कि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर या धारा में परिवर्तन करने पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाने की घटना को ही हम स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक को हम एल अक्षर से डिनोट करते हैं, जिसको हमने प्रत्यावर्ती धारा में बताया है RLC। यल यहाँ पर आ रहा, सी हम पहले वैद्युत धारिता पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं। एल बराबर हमारा फार्मूला हम याद करेंगे, N फाई बटे आई, N फाई बटे आई। दूसरा इसका फार्मूला होता है -E बटे DI बटे DT।
दोनों ही सूत्र हम तैयार कर लेंगे। किसके? स्वप्रेरण गुणांक के। n∅/I, जहाँ पर n फेरों की संख्या है, फाई चुंबकीय फ्लक्स है, परंतु n∅ को हम जो कहते हैं, पूरा n∅ की जो बात हम करते हैं उसे कहते हैं संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स भी कह सकते हैं, मगर हम लोग जनरली कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। ई आप आई बहने वाली धारा आप समझ रहे हैं। ई आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है, धारा में परिवर्तन di है, समय आपका dt है, मतलब धारा परिवर्तन की दर। इसलिए हम बोल रहे थे धारा प्रवाहित करें या धारा में परिवर्तन करें, वो घटना हमारी स्वप्रेरणा है। अब हमने फार्मूला याद कर लिया, जहाँ पर n अलग अलग बताएंगे तो n फेरों की संख्या है, फाई चुंबकीय फ्लक्स है, I कुंडली में बहने वाली धारा है, E कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और di/dt धारा परिवर्तन की दर है। अब आते हैं परिभाषा में। देखिए, इससे भी दे सकते हैं, इससे भी दे सकते हैं। किसकी परिभाषा? बहुत बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक का क्या अर्थ है, स्वप्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। आपने सूत्र केवल याद किया, इसी से सब हो जाएगा आपका। इससे देंगे किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को n∅ हमने लिख दिया है, फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या। आप और अच्छे ढंग से लिखते चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या कह सकते हैं, को हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इससे परिभाषा आपको याद हो गई। इससे देखिए आप बनाएंगे तो धारा परिवर्तन की दर एकांक कर दें। किसी कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के लिए कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल को ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। आप जो चाहें डेफिनेशन दे सकते हैं। मात्रक, मात्रक क्या आता है आपका? मात्रक इसका वैसे तो हमारा अगर देखें तो इसके आधार पर बनता है वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर, परंतु इसको हम लिखते हैं क्या? हेनरी। हेनरी क्यों आया? क्योंकि ये स्वप्रेरण की घटना के बारे में वैज्ञानिक जोसेफ हेनरी ने बताया था, इसीलिए उनके नाम, जैसे ओम वैज्ञानिक ने बताया, उनके नाम पर मात्रक रेजिस्टेंस का ओम रखा गया है। सामान्यतः वोल्ट प्रति एम्पियर होता है, परंतु उनके वैज्ञानिक के नाम पर रखने के लिए उसका मात्रक हमने ओम कर दिया। ऐसे जोसेफ हेनरी हैं, इनके नाम पर हमने इसका एल का जो मात्रक लिखते हैं, स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक जो लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? हेनरी। वोल्ट सेकेंड बटे एम्पियर या हेनरी। विमा की बात आती है तो विमा में वोल्ट आप जानते हैं कि जूल बटे कूलाम होता है, सेकेंड इंटू क्या बचा? एम्पियर बचा। जूल की विमा क्या होती है? ml² T-2। सेकेंड की विमा T। कूलाम की विमा फिर हो जाएगी आपकी AT, Q बराबर IT और A तो A²T। देखा जाए तो पहले ही हम काट सकते हैं, ये T और T आपके निरस्त हो जाएंगे, तो विमा आपकी क्या हो जाएगी? ml²
T-2 A-2 कूलाम एम्पियर सेकेंड होगा, सेकेंड सेकेंड कट जाएंगे, वैसे भी काट सकते हैं सेकेंड सेकेंड, और एम्पियर स्क्वायर नीचे बचेगा, तब भी हम लिख सकते हैं डैट, या बीमा लिख करके भी हम निरस्त कर सकते हैं। इस तरह से ml स्क्वायर T-2 A-2 बीमा बन गई। परिभाषा हो गई। बहुत आराम से हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वे बच्चे जो आगे कंपटीशन देने जा रहे हैं, जैसे LT ग्रेड वगैरह के लिए, मेरे वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। इसलिए आप हमारे पूरे वीडियो विधिवत देखें, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। बीमा हो गई, मात्रक हो गया, परिभाषा हो गई। अब इसके बाद बात आई कि मात्रक इसका हेनरी हो गया, बीमा हो गई, E/DI/dt। यल सदैव धनात्मक होता है, स्पेशल बात आपको बता रहे हैं, जो प्रायः बुक्स में बहुत डिटेल में नहीं होता है। अब यल धनात्मक कैसे होगा? क्योंकि E का मान DI/dt, ये दोनों मान सदैव एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर E धन में है तो DI/dt ऋण में होगा, अगर DI/dt धन में है तो E आपका ऋण में होगा। इसका मतलब यल का मान सदैव क्या होगा? धनात्मक होगा। और एक बात हम बता देते हैं, लेंज का नियम कहता है कि जिसके कारण धारा उत्पन्न होती है उस कारण का विरोध होता है। इसका मतलब अगर धारा बढ़ रही है, धारा आपकी क्या हो रही है? धारा में वृद्धि हो रही है, तो आपकी धारा जो परिवर्तन समय के अनुसार हो रहा है, DI जो है, वो आपका उसी दिशा के विपरीत होगा। अगर कमी हो गई तो धारा उसी दिशा में बहेगी। स्टैंडर्ड चीज़ है, फिर भी हम ये समझते हैं कि यल बराबर E/DI/dt माइनस होता है। इसलिए अगर हमको धनात्मक ही हरदम रखना है तो यल बराबर हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ E/मॉड ऑफ DI/dt। ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखते हैं तो हमें चिन्ह के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस सूत्र का अगर प्रयोग कर दें, क्योंकि ऋणात्मक जब मान धारा घट रही होती है तब तो बड़ी आसानी से ऋण का धन हो जाता है, पर अगर धारा में वृद्धि हो रही है तो फिर आपको संदेह पैदा हो जाता है कि यहाँ पर यल का मान क्या ऋणात्मक होगा, मगर यल का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। इसलिए यल बराबर मॉड ऑफ DI/dt का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, या मॉड ऑफ DI मॉड ऑफ dt का प्रयोग कर सकते हैं ऊपर ले जा करके। इस तरह से ये बात रही हमारी स्वप्रेरण गुणांक की। स्वप्रेरण गुणांक L है। जैसे U बराबर हाफ CV² होता था वहां C के लिए, वैसे यहां पर भी संचित ऊर्जा के लिए U बराबर आपका होता है 1/2 L I0²। ये I0 स्थापित धारा है, जीरो से इतनी स्थापित करें, जो भी स्थायी धारा बह रही आपकी वो I0 है। यल आपका स्वप्रेरण गुणांक है। इससे हम ऊर्जा निकालते हैं, दोनों की समानता इसलिए हमने बताया जिससे आपको याद हो जाए। U स्थितिज ऊर्जा, जो विद्युत, उसमें विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित होती है। U बराबर हाफ L I0²। इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अब हम अन्योन्य प्रेरण में। किस में आते हैं? सेकंड नंबर में हम स्वप्रेरण के लिए एक बात और बता दें, कभी कभी उदाहरण पूछ लेते हैं जब तक हम आगे मिटा रहे हैं। स्वप्रेरण के लिए उदाहरण हमारा है चोक कुंडली। चोक कुंडली में एक ही इंडक्टिव कॉइल होती है और उसमें धारा परिवर्तन करने पर या धारा प्रवाहित होने पर स्वप्रेरकत्व मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो स्वप्रेरकत्व का उदाहरण हमारा क्या है? चोक कुंडली। अब आते हैं अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्टेंस।
अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, अभी एक कुंडली की बात कर रहे थे, दो कुंडलियां हम पास पास रखें, किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें या धारा में परिवर्तन करें, तो दूसरी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाना या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाना अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। कहने तो उसमें एक कुंडली थी, इसमें कितनी है, दो कुंडली, इसलिए उसका उदाहरण था क्या, चौक कुंडली। दो कुंडलियां होती हैं तो पास पास रखी दो कुंडलियां अगर हैं तो उनमें अगर एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं या धारा में परिवर्तन करते हैं तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाने की घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसका उदाहरण हम पिछले वीडियो में प्रत्यावर्ती धारा में बता चुके हैं, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में हमने बताया था कि एक कुंडली ये है, बीच में कोर है और कुंडली, देखिए कुंडलियां आपके पास पास नहीं हैं, फिर भी इसमें धारा प्रवाहित होने पर इस कुंडली में आपके जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, ट्रांसफार्मर, जिसका हमने बताया था ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो R बराबर NS बटे NP बराबर VS बटे VP बराबर IP बटे IS। अन्योन्य प्रेरण समझ गए आप। अब अन्योन्य प्रेरण गुणांक में आते हैं। इसको हम यम से डिनोट करते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब इसका सूत्र हम तैयार कर लेंगे। यम बराबर होता है हमारा N2 φ2 बटे I1 और ये होता है -E2 बटे dI1 बटे dt। क्लियर। उसका सूत्र हमारा N फाई बटे I और E बटे DI बटे dt। चूँकि वहाँ एक कुंडली थी इसलिए 1 2 की कोई बात नहीं थी। यहाँ पर दो कुंडलियाँ हैं इसलिए साफ साफ दिया है, प्राथमिक कुंडली में दो कुंडलियाँ, एक प्राथमिक होगी एक द्वितीयक होगी। दो कुंडलियां पास पास रखी जा रही तो किसी एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर या धारा परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और अन्योन्य प्रेरण गुणांक M बराबर N2 φ2 बटे I1 या -E2 बटे dI1 बटे dt। अब परिभाषा देखिए, इससे भी दे सकते हैं, इसमें दे सकते हैं। क्या कहते हैं इसमें, दो कुंडलियां पास पास रखी हों तो एक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। दो कुंडलियां पास पास रखी हों, यह कहना जरूरी है यहाँ पे, तो किसी एक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर दूसरी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इससे क्या कहेंगे, दो कुंडलियां पास पास रखी हों तो किसी एक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के लिए दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को ही अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। इसमें धारा परिवर्तन की प्राथमिक कुंडली में या किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्या हो, एकांक हो, तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल दूसरी कुंडली में उत्पन्न होता है वो कहलाता है हमारा यम। यहाँ भी वही बात है कि यम सदैव आपका धनात्मक में लेंगे, ठीक है। M बराबर -V2 बटे dI1 बटे d2। अब मात्रक की बात करने की जरूरत नहीं है, मात्रक आपका इसका भी क्या होता है, हेनरी होता है, सेम, इसलिए बीमा भी सेम होगी, अलग से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके लिए उदाहरण आपका बताया हमने कि आपका ट्रांसफार्मर है, तो अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं, मात्रक किसका हेनरी होता है, बीमा वही है जो हमने अभी निकाली आपकी वोल्ट सेकंड बटे एम्पियर से, किसकी,
स्वप्रेरण गुणांक की सेम वही होती है। ये आपकी बात रही अन्योन्यप्रेरण। अन्योन्यप्रेरण गुणांक में किसे कहते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, विमा क्या होती है, और इसका उदाहरण आपका ट्रांसफार्मर है। इसको और चैप्टर को क्लियर करने के लिए हमने 2 न्यूमेरिकल के क्वेश्चन लिए हैं। एक स्वप्रेरण गुणांक का लिया है, एक अन्योन्यप्रेरण गुणांक का लिया है, जिससे आपको ये टॉपिक विधिवत समझ में आ जाए। अब हम आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में। एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है। हम सूत्र L बराबर लगा लेते हैं, मॉड ऑफ L बराबर मॉड ऑफ E बटे मॉड ऑफ DI बटे DT, सब धन में मान रखेंगे। स्वप्रेरण गुणांक का मान 40 मिली हेनरी है। मॉड ऑफ L हमारा कितना है, 40 मिली हेनरी बराबर 4 × 10⁻² हेनरी। 40 × 10⁻³ बनेगा, 4 × 10⁻² हेनरी। 0 से बढ़कर 5 एम्पेयर हो गया। DI बराबर हो गया हमारा 5 एम्पियर। 5 - 0 बराबर 5। प्रेरित वैद्युत वाहक बल मॉड ऑफ E बराबर हमारा हो गया कितना, 40 वोल्ट। हमको निकालना है DT। क्या निकालना है, मॉड ऑफ DT। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ E बटे मॉड ऑफ DI, और ये बटे ऊपर चला जाएगा मॉड ऑफ DT। तो मॉड ऑफ DT बराबर हमारा क्या बना, मॉड ऑफ L इंटू मॉड ऑफ DI बटे हो जाएगा मॉड ऑफ E। अब इसमें हम L का मान क्या लिखेंगे, 4 × 10⁻² हेनरी। DI हमारा है 5 एम्पियर और E हमारा है कितना, 40 वोल्ट। इस तरह से हमारा आ जाएगा ये 10 से 5 ऊपर हो जाएगा तो आ जाएगा 5 × 10⁻³ सेकेंड बराबर 5 मिली सेकेंड। एक बार और बता देना चाहते हैं कि हेनरी आपका बड़ा मात्रक है। जैसे हमने फैरड को बताया था कि फैरड C का बड़ा मात्रक है, इसलिए इसमें हम माइक्रोफैरड, नैनो फैरड, माइक्रो फैरड या पिको फैरड आदि का प्रयोग करते हैं। वैसे इसमें भी हम यल के लिए हम मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हेनरी आपका बड़ा मात्रक है। ये प्रश्न आपका रहा इसका, जिसमें कोई भी आपकी चीज़ 1 2 3 4 चीज़ों का सूत्र है। इसमें कोई भी 3 चीज़ें देकर के बड़े आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने इसमें समय निकाला है, क्योंकि प्रश्न कई बार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए हम इस प्रश्न को लिया है। कभी कभी डायरेक्ट यल पूछ लेता है तो E दे देगा, DI/dt देगा। कभी कभी DI/dt दे देता है, यल दे देता है, E निकलवा लेता है। जैसे भी कहे आपको कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब हम किसी वैद्युत परिपथ की प्राथमिक कुंडली में धारा का मान 1 मिलीसेकंड में 3 एम्पीयर से घटकर 0 हो जाता है। द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 1500 वोल्ट हो तो दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। यम बराबर हमने सूत्र पढ़ा है -E2 बटे DI1 बटे DT। निकालना इसमें क्या है, यम। E2 हमारा कितना दिया है, E2 हमारा दिया है 1500 वोल्ट। DI1 कितना दिया है हमारा, 3 से घटकर 0, 0 - 3 बराबर -3 एम्पियर। इसमें अपने आप धन हो जाएगा।
घटने वाले में कोई आराम आपको रहती है, वृद्धि करने वाले में हमने इसलिए मार्ट लिया है। घटने वाले में ऑलरेडी आपका माइनस में मान प्लस हो जाएगा, इसलिए चिन्ह की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। धारा आप ऋण में दिखाएंगे। जब वृद्धि होती है तो धारा धन में होती है, तो आपको ई को ऋण में दिखाना पड़ेगा। उस प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए हमने उस सूत्र में मार्ट करके आपको बताया है, जिससे चिन्ह की आपको कोई समस्या न पड़े। di1 बराबर -3 एम्पियर आ गया आपका। समय आपका dt बराबर दिया है कितना, 1 मिली सेकेंड बराबर 1 × 10⁻³ सेकेंड। m बराबर अब सूत्र लगा देंगे। बहुत आसान से सवाल आते हैं, चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर भाई बहुत आसान चीज़ हमने आपको सूत्र से पूरी थ्योरी समझा दी, इसलिए आपको परमानेंट याद रहेगी, भूल आप नहीं सकते हैं। -E2 1500 बटे di1 -3 dt ऊपर चला जाएगा 10⁻³ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। हमने बताया एलियम सदैव धनात्मक होंगे, तो आ जाएगा 1500 बटे 3 गुणित 10⁻³ तो 500 गुणित 10⁻³ 0.50 हेनरी। ये आपका आ जाएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। इसमें भी कुछ भी पूछ सकते हैं, E2 पूछ सकते हैं, di1 पूछ सकते हैं, dt पूछ सकते हैं, इसलिए हमने एक में m का मान निकाला है, एक में आपने dt निकाला है। दोनों ही प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछे गए, इसलिए हमने इन दोनों प्रश्नों को लिया है। इस तरह के प्रश्नों में आपके 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 चीज़ें देने पर बड़ी आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टॉपिक को बहुत आसानी से हमने आपको समझाया है, इसीलिए हम कहते हैं आप हमारे वीडियो से लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको फिजिक्स में बोर्ड पेपर तक इतने अच्छे ढंग से, इतने मेन टॉपिकों को जितना पॉसिबल होगा हम समझा देंगे, जिससे आपको पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर आपको हमारे वीडियो से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, जिससे आपको तुरंत हमारा वीडियो मिल जाए, और जब आप देखें तो लाइक और शेयर अवश्य करें, तभी जो है वीडियो को यार हमें प्रोत्साहन मिलता है, जिससे और अच्छे ढंग से हम आपको अपनी बात बता सकें। थैंक यू, धन्यवाद।